नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अकबर द ग्रेट। यानी कि हमने सीधे सीधे कहा अकबर द ग्रेट। अब ये महान क्यों है, महान क्यों कहा जाता है? किसी भी रूलर के बारे में, किसी भी एम्परर के बारे में, किसी भी किंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो द ग्रेट अगर वर्ड यूज करते हैं तो महानता के पीछे दो बहुत बड़े कारण होते हैं। किसी भी शासक को महान कहा जाएगा, उसके पीछे दो कॉज हैं। द फर्स्ट इज कि उसने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया, यानी कि एक साम्राज्य विस्तार की पॉलिसी उसने, यानी कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। दूसरा लिबरल के मतलब यह है कि उदार शासक है या नहीं। उदार के मतलब यहां पर यह है कि सभी धर्मों का समान आदर, यानी कि अब एक बात तो समझ में आ रही है हमारे कि कोई भी शासक कभी भी महान ऐसे नहीं कहा जाएगा कि वो लगातार युद्ध करता रहे पर अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहे और वो महान हो जाए। उसके साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अगर वो अपनी प्रजा के साथ में, अगर वो जिस धर्म को फॉलो करता है उस धर्म के अलावा उसकी प्रजा में जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों में अगर एक सहिष्णु यानी कि एक लिबरल पॉलिसी को वो कहीं ना कहीं फॉलो करवाता है तभी वो एक महान शासक कहा जाएगा। और अकबर ठीक ऐसा ही शासक था जिसने हिंदू धर्म को भी कहीं ना कहीं बहुत लिबरल पॉलिसी से हिंदू धर्म के लिए भी रखा, चाहे जैन रिलीजन हो चाहे पारसी रिलीजन हो, सभी धर्मों का उसने उस समय आदर किया। तो इसीलिए उसको एक महान शासक के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। अब हम अकबर के बारे में कुछ व्यक्तिगत परिचय है इसका, उसका जान लेते हैं। वॉर्न, अगर इसकी बर्थ पूछी जाए या वॉर्न पूछा जाए तो आप कहेंगे 15 अक्टूबर 1542। ये अमरकोट लिखा हुआ है, अमरकोट। अब ये एग्जैक्टली यहां पर समझ लेंगे। देखिए, जब हुमायूं को शेरशाह ने डिफीट किया और हुमायूं भागा भागा फिरता रहा और पहुंच गया कहां पर? वीरसाल के महल में, वीरसाल पैलेस में। अब वीरसाल कौन है? ये अमरकोट के राजा हैं। यानी कि जब हुमायूं भागा भागा निर्वासित जीवन व्यतीत करता करता पहुंच गया सिंध के राजा अमरकोट, यानी कि अमरकोट के वीरसाल के महल में पहुंचा, वहीं पर हमीदा बानो बेगम से, जिससे हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। तो ये बात समझ में आ रही। तो अगर कभी आपसे यह पूछ दिया जाए कि मान लीजिए ये तो डेट हो गई 1552, अगर पूछ दिया जाए कहां पर अकबर का जन्म हुआ तो आप कहेंगे सिंध, यानी कि अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। फादर कौन है इनके? हुमायूं। मदर हमीदा बानो बेगम, अभी हमने बताया। अब इनकी डेथ की बात करेंगे, 1605 में इनकी डेथ होती है अकबर की। कहां पर? फतेहपुर सीकरी, आगरा, जो कि अकबर ने एक अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई थी। दिल्ली से शिफ्ट करके राजधानी कहां बनाई थी उसने? फतेहपुर सीकरी। वहीं पर उसकी मृत्यु मानी जाती है। आगे मूव करते हैं। अब यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत का महान शासक है। महान शासक क्यों है? अभी हमने डिस्कस किया था। एक तरफ साम्राज्य विस्तार की नीति को अप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ सभी धर्मों का समान आदर वो कर रहा है, सभी धर्मों को एक सहिष्णु भावना से देख रहा है। तो ये इसका एक इसलिए क्या कहा जाता है? एक महान सम्राट के रूप में कहा जाता है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, कोरोनेटेड एट द यंग एज ऑफ 14 बाय बैरम खान। अब ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द टाइम ऑफ हुमायूं डेथ, अकबर वाज इन कालानौर। कालानौर कहां पर है? पंजाब में है। और वहां पर अकबर क्या कर रहा है? बैरम खान से ट्रेनिंग ले रहा है।
सारी चीजें सीख रहा है बैरम खान से। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिलता है, बैरम खान एक ईंटों का सिंहासन बनाता है और उस ईंटों के सिंहासन पर बैठा करके अकबर का राज्याभिषेक करता है और अकबर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित करता है। तो कभी भी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर को शुरुआती दौर में या इनिशियली बादशाह डिक्लेयर करने वाला कौन था, तो आपका आंसर होगा बैरम खान। कहां पर डिक्लेयर किया गया राज्याभिषेक, तो आंसर होगा कालानौर। कालानौर कहां पर है, तो पंजाब। और कैसा सिंहासन, ईंटों का सिंहासन बना करके उसको राजा घोषित किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स डेट वाज 5 नवंबर 1556। ये 1556 में ये युद्ध हुआ था। और ये अगर पूछा जाए सीधे सीधे तो आप कहेंगे मुगल वर्सेस अफगान, ठीक है। और यहां पर कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है। दोनों कभी भी अगर चाहे ये ऑप्शन आए चाहे ये ऑप्शन आए, दोनों सही हैं। बट अगर दोनों आ जाते हैं, मान लीजिए दोनों आ गए, तो आप इस वाले को लगाएंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको समझ लेते हैं। द अफगान्स मार्च्ड ऑन दिल्ली सून आफ्टर ही अज्यूम्ड थ्रोन अंडर द हेमू, यानी कि हेमू के अधीन सिंहासन संभालने के तुरंत बाद अफगानों ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू वाज डिफीटेड एंड मुगल्स वॉन, यानी कि इसमें क्या हुआ, हेमू पराजित हुआ और मुगल जीते। इसमें जो मेन रोल मुगलों की तरफ से था वो किसका था, बैरम खान का। यह बात आप याद रखिएगा। यानी कि फ्रॉम द साइड ऑफ मुगल्स प्रोसीड बाय बैरम खान एंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ अफगान्स प्रोसीड बाय हेमू, बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू वाज डिफीटेड बाय मुगल्स। क्लियर हुआ ना ये बात। तो ये आपका डेट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी डेट पूछा जाए किस किस के बीच में हुआ, तो हमने दोनों आपके सामने विकल्प ऑप्शंस रख दिए हैं। अगर दोनों आते हैं तो आप इसको करेंगे। अगर इससे भी थोड़ा सा घुमा करके आ जाए तो यहां पर मुगल की जगह क्या आ जाएगा, अकबर की जगह बैरम खान का नाम आ जाएगा। चूंकि अकबर बादशाह इसलिए उसका नाम ज्यादातर ऑप्शन में दिया जाता है। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बैरम खान के बारे में जान लेते हैं। बैरम खान ने बेसिकली अकबर को सारी चीजों की शिक्षा दीक्षा दी है, सारा ट्रेंड किया है। तो अकबर बैरम खान को बहुत मानता है और बैरम खान का अकबर के ऊपर बहुत प्रभाव रहता है। और ये जो टाइम है 1556 टू 1560, यानी कि इस टाइम के बीच में अकबर के ऊपर बैरम खान का बहुत प्रभाव माना जाता है। बैरम खान कंसोलिडेटेड द एम्पायर फॉर हिम, यानी कि फॉर द इनिशियल 4 years, 4 साल प्रारंभिक जो हैं वो बैरम खान ने उसके लिए साम्राज्य को मजबूत किया। यानी कि जो इमारत, जो नींव खड़ी की वो अकबर के लिए किसने खड़ी की है, वो सीधे सीधे हमको समझ में आ रहा है बैरम खान के द्वारा वो नींव खड़ी की गई है। लेटर अकबर रिमूव्ड बैरम खान एंड सेंट हिम टू मक्का, बट बैरम खान वाज किल्ड बाय एन अफगान ऑन द बे। यानी कि क्या हुआ इसके बाद में, बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान को अकबर ने मक्का जाने का आदेश दिया। कहां जाने का आदेश दिया, मक्का जाने का आदेश दिया। और मक्का जब जाने का आदेश उसने दिया तो रास्ते में ही बैरम खान की हत्या कर दी गई। और बैरम खान की हत्या की किसने, बैरम खान की हत्या एक अफगान ने की। और जी हाँ, ये अफगान कोई दुश्मनी नहीं मानी जा सकती है जिसने हत्या की। एक युद्ध में उस अफगान के पिता की हत्या बैरम खान के द्वारा की गई थी। जब बैरम खान मुगलों की तरफ से प्रोसीड करने के लिए गया तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने बैरम खान को मार डाला। अब यहां पर हमको एक बात समझ में आ रही है कि ये अचानक अकबर ने बैरम खान को मक्का जाने का आदेश दिया, क्यों, समझेंगे। यहां पर एक और एंट्री होती है माहम अनगा। ये माहम अनगा कौन है, ये माहम अनगा बेसिकली जो हैं ये धायमां मानी जाती हैं अकबर की। और बड़ी अम्मी कहता है अकबर इनसे।
शुरुआती दौर में जब बैरम खां का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा तो दरबार में बैरम खां की बहुत चलने लगी। इस बात से सबसे ज़्यादा व्याकुल थी कौन? महामनगा। तो महामनगा अकबर तो अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, एज नहीं है, बहुत डिसीजंस जो है वो बैरम खां के कहने से लेता है, तो ऐसा लगता है कि बैरम खां का ज़्यादा प्रभाव है। तो महामनगा का दरबार में प्रभाव बढ़े, इसीलिए अकबर के द्वारा उसको मक्का चले जाने का आदेश दिया गया। देखिए, मक्का चले जाने का आदेश दिया गया। ये मक्का कोई तीर्थ स्थान करने के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मक्का चले जाइए। ऐसा एक भारतीय इतिहास में हमको देखने में मिलता है। और बाद में वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है, रास्ते में एक अफगान उनको मार देता है। आगे मूव करते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हैं अकबर के रिलेशन, किसके साथ रिलेशन? रिलेशंस विद राजपूत। ये जो राजपूत रिलेशन है बेसिकली ये कहलाती है राजपूत पॉलिसी। क्या कहलाती है? ये राजपूत पॉलिसी या अकबर की राजपूत नीति भी कही जाती है। अकबर मैरिड टू राजपूत प्रिंसेस हरखाबाई, द डॉटर ऑफ राजा भारमल और बिहारीमल, रूलर ऑफ आमेर। यानी कि आमेर के राजा भारमल या बिहारीमल की पुत्री के साथ में अकबर का विवाह हुआ और उनकी बेटी का क्या नाम था? हरखाबाई इनकी बेटी का नाम था। तो ये एक राजपूतों से अकबर के वैवाहिक संबंध कायम हो गए। आगे मूव करते हैं और देखते हैं इनकी राजपूत पॉलिसी के अंतर्गत फॉर 4 जनरेशन, यानी कि 4 पीढ़ियों के लिए द राजपूत सर्व द मुगल्स एंड मैनी सर्व इन द पोजिशंस ऑफ मिलिट्री जनरल्स एज वेल। यानी कि 4 पीढ़ी के लिए राजपूतों ने मुगलों की सेवा की। देखिए, इनिशिएटिव लिया अकबर ने। जब कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो झुकेगा सामने वाले के सामने। यही इसकी राजपूत पॉलिसी है, समझिएगा इस बात को। तो ये इसकी राजपूत पॉलिसी है। और उसके बाद में एक चेन सी चल गई, यानी कि जो भी राजपूत होगा और ये 4 पीढ़ियों तक ये सारे के सारे राजपूत मुगलों की सेवा में रहे और इन्होंने सैन्य व्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था में। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अकबर अपॉइंटेड राजा मानसिंह, राजा मानसिंह को अकबर ने अपॉइंट किया एंड राजा भगवान दास इन द सीनियर पोजीशन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि मुगल प्रशासन में राजा मानसिंह और राजा भगवान दास को इन्होंने सैन्य व्यवस्था में या कह सकते हैं प्रशासन में एक महत्वपूर्ण ओहदे इन लोगों को प्रदान किए थे। आगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पर बात करते हैं। अब रिलीजियस पॉलिसी के बारे में हमने स्टार्टिंग में बताया कि सही सुड़ है, सही सुड़ है तो सभी धर्मों के लिए होगा। तो देखते हैं, देखिए रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। इट्स अकबर रिलीजियस पॉलिसी दैट फेमस टू हिज नेम इन इंडियन हिस्ट्री। यानी कि अकबर की जो धार्मिक नीति है वो भारतीय इतिहास में उसके नाम के लिए जानी जाती है। अकबर वाज अ मुस्लिम, एक मुसलमान था, बट आफ्टर मैरिंग जोधाबाई, जोधाबाई अभी आपने देखा था हीर कुमार जी, हाँ भाई ये जोधाबाई हैं, जोधाबाई ऑफ आमेर abolished, he abolished pilgrim tax। यानी कि आफ्टर द मैरिज टू जोधाबाई, जोधाबाई से शादी के बाद में अकबर अनाउंस्ड अबॉलिश पिलग्रिम टैक्स। यानी कि अकबर ने क्या किया, ये पिलग्रिम टैक्स, ये पिलग्रिम टैक्स है क्या पहले समझ लेंगे। देखिए पिलग्रिम टैक्स की बात करते हैं, बेसिकली हिंदी में कहेंगे तो तीर्थ यात्रा कर, ठीक है। यह तीर्थ यात्रा कर गिवन बाय ऑल हिंदूज, सभी हिंदुओं के द्वारा दिया जाता है। ऐसे हिंदू जो अपने तीर्थ स्थानों पर जाएंगे तो उनको सबसे पहले एक महसूल यानी कि एक कर देना पड़ेगा अपने स्थानों की तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो अकबर एक लिबरल शासक था, उसने क्या किया, हिंदुओं से लिए जाने वाले इस पिलग्रिम टैक्स को उसने समाप्त किया। और ये अंतर अकबर को कब देखने को मिलता है अकबर में, जब वो आमेर के राजा
भारमल की बेटी हरखाबाई से शादी करता है, उसके बाद में ये आदेश वो जारी करवाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इन 1562। अब देखिए नेक्स्ट रिलीजियस, इनका रिलीजियस कंटेक्स्ट देखते हैं। इन 1562 ही अबॉलिश स्लेवरी सिस्टम। उस समय क्या है, स्लेव्स का मार्केट है, यानी कि स्लेव्स का क्या होगा, सेल होगा, परचेज किए जाएंगे। इस मार्केट के थ्रू उनकी बोली लगाई जाती थी। अकबर ने इस स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया, यानी कि कभी आपसे पूछा जाए कि दास प्रथा को उन्मूलन किसने के द्वारा किया गया, हु अबॉलिश द स्लेवरी सिस्टम इन मेडाइवल इंडिया, द आंसर इज मुगल एम्परर अकबर। क्लियर? कब? इन 1562। क्लियर? आफ्टर दैट इन 1563 ही अबॉलिश पिलग्रिम टैक्स। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, आफ्टर द मैरिज ऑफ जोधाबाई, जब अकबर ने जोधाबाई के साथ में शादी की, यानी कि हरखाबाई या जोधाबाई के साथ में शादी की, उसके बाद में उसने 1563 में इस पिलग्रिम टैक्स को, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ही अलाउड हिज हिंदू वाइफ्स टू वर्शिप देयर ओन गॉड्स, यानी कि उसने अपने जितनी भी हिंदू पत्नियां थी, भाई राजा है उसका एक बहुत सारी रानियां हैं, तो उनमें जो हिंदू रानियां हैं, हिंदू पत्नियां हैं, तो उन पत्नियों को अपने अपने भगवान की पूजा करने के लिए स्वतंत्रता दे दी गई। तो ये भी एक इसकी लिबरल पॉलिसी के तहत एक रिलीजियस कंटेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो उसकी धार्मिक सहिष्णुता की तरफ हमें इशारा करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम अकबर के और रिलीजियस बात करते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, इन 1564 ही अबॉलिश जजिया टैक्स। अब यहां पर निकल के आया जजिया। बेसिकली अगर ये जजिया की बात की जाए, जजिया टैक्स स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद में जब ये स्टार्ट हुआ तो कुछ लोगों को इससे टैक्स फ्री रखा गया, जिसमें ब्राह्मण्स थे, लेडीज थी, चिल्ड्रंस थे यानी कि बच्चे थे, और इसमें अपाहिज लोग थे, तो इन लोगों को टैक्स फ्री रखा गया। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक वाज जजिया टैक्स इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण्स, उसने क्या किया, ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स इम्पोज कर दिया। फिर जब अकबर का समय आया, अकबर अबॉलिश इन 1564 जजिया टैक्स क्या किया उसने, 1564 में पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नेक्स्ट है प्रोक्लेमेशन ऑफ मजहर। ये मजहर एक कह सकते हैं एक रिलीजियस पेपर है, इसको डिक्लेरेशन किया इसने, मजहर की घोषणा की कब, 1579 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको किसने प्रारूप बनाया था, ड्राफ्ट बाय और रिटर्न बाय कभी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कहेंगे फैजी के द्वारा इसका प्रारूप बनाया गया। शेख मुबारक का भी नाम इसमें शामिल था, ठीक है, तो फैजी आप लगाएंगे वहां पर। इलाही कैलेंडर, अब अकबर के द्वारा एक नया संवत शुरू किया गया इन 1583। उस संवत का नाम क्या था, इलाही संवत के नाम से जाना जाता है। और देखिए इलाही जो एक संवत है, इसी के नाम पर हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद जो सिटी है, जो अभी उसका नाम भी चेंज हुआ था रिसेंटली, प्रयागराज रखा गया है वहां पर। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं अकबर से ही इलाही इलाहाबाद जुड़ा हुआ माना जाता है। आगे मूव करते हैं हम लोग। अकबर के इन 1575 अगर बात करते हैं तो अकबर ने क्या किया, अकबर बिल्ट इबादत खाना। इबादत खाना मींस क्या होना चाहिए, इबादत खाना मींस प्रेयर हॉल कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली तो आप कहेंगे प्रेयर हॉल है, यानी कि एक प्रार्थना भवन है या प्रार्थना कक्ष है, ठीक है। इस प्रार्थना भवन में उसने ये इबादत खाना शुरुआत किया, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में, जो इसकी कैपिटल थी बाद में फतेहपुर सीकरी। उसने वहां पर इबादत खाना प्रार्थना भवन बनवाया। इस बात को आप सारे लोग याद रखेंगे, कब, डेट और कहां पर बनवाया, तो आपका आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, ही डिड नॉट लाइक द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मुस्लिम उलेमाज इन पॉलिटिकल मैटर्स। उसने सीधे सीधे जो मुस्लिम उलेमा लोग थे उनको राजनीतिक मामलों में
दखलंदाजी करने के लिए मना किया। उसने कहा कि राजनीतिक मामलों में मुस्लिम उलेमाओं की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी इसका एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है। आगे इसकी धार्मिक नीति में, रिलीजियस पॉलिसी में, इन 1582 ही स्टार्टेड प्रोपेगेशन ऑफ न्यू रिलीजन, दीन ए इलाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया, उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही के मतलब आप समझ लीजिए, ईश्वरीय विश्वास नामक एक नया धर्म चलाया। इसमें बहुत सारे नियम थे, उस नियम को 4-1 भी कहा जाता था। तो बहुत सारे उसमें नियम थे। उसमें एक तरफ अल्लाह अकबर कहा जाता था और दूसरी तरफ अभिवादन होता था जल्ले जलालू हैं। तो एक पवित्रता को लेकर के, मन की शुद्धता को लेकर के, ईश्वरीय विश्वास को लेकर के एक नया धर्म शुरू किया। उस धर्म को नाम दिया गया दीन ए इलाही। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इन द न्यू रिलीजन बिलीव्ड इन वन गॉड, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं इस नए धर्म में एक ईश्वर में विश्वास की बात कही गई थी। तो यानी कि ईश्वर एक है, इस बात की तरफ ये धर्म फोकस किया गया था। आगे देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द न्यू रिलीजन हैड ओनली 5 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग बीरबल, यानी कि ये जो नया धर्म दीन ए इलाही बनाया उसमें 15 फॉलोअर थे, जिसमें बीरबल भी थे। बीरबल क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि बीरबल वाज द ओनली वन हिंदू हु वाज फॉलोअर ऑफ दीन ए इलाही रिलीजन, यानी कि एकमात्र हिंदू था जिसने कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, दीन ए इलाही धर्म का अनुयायी था। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बन सकता है। अकबर डिड नॉट कंपेल एनीवन टू ज्वाइन हिज न्यू रिलीजन, अकबर ने कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया कि हमारे इस नए धर्म में शामिल हो। कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया, स्वतंत्रता दी कि आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं। इसके बाद में बिलीव्ड इन सुलह कुल, पीस, पीस के मतलब है शांति के लिए, यानी कि पीस टू ऑल। इसने सुलह कुल उत्सव भी मनाया और सुलह कुल में विश्वास भी इसने करवाया। तो ये भी सुलह कुल की पॉलिसी अगर कभी पूछी जाएगी तो आपका आंसर क्या होगा? अकबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इनकी भूमि प्रशासन का जो राजस्व प्रशासन है उसके बारे में बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल, राजा टोडरमल के बारे में अगर कभी पूछा जाएगा तो टोडरमल कहाँ के थे अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में एक जगह है सीतापुर, वहां पर भी एक जगह है लहरपुर, वहां के राजा टोडरमल बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, तो राजा विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल, अकबर एक्सपेरिमेंटेड ऑन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज कंप्लीटेड इन 1580। तो यानी कि राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने प्रशासन में एक प्रयोग किया और 1580 में उसको पूरा किया। और यह नया प्रयोग क्या कहलाता है? द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज कॉल्ड जब्ती और दहसाला सिस्टम। समझ सकते हैं, जब्ती और दहसाला सिस्टम और बंदोबस्त सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहां पर होता क्या था, इसको सबसे जो फेमस नेम है वो है दहसाला, इसको याद रखना है। और कहा गया है आईने दहसाला। अब कभी आपसे पूछा जाए मतलब क्या है कि दहसाला है तो 10 वर्षों तक राजस्व फिक्स करना, लैंड देखी, उसके ऊपर फसल देखी कैसी हो रही है, उसी के हिसाब से उस जमीन के ऊपर 10 साल तक राजस्व फिक्स कर दिया गया। इस व्यवस्था को आईने दहसाला कहा जाता है और ये राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने इस आईने दहसाला व्यवस्था को लागू करवाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। उस समय जो लैंड थी वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी। द फर्स्ट वॉज पोलज। पोलज क्या है? पोलज को कहेंगे कि स्टैंडर्ड लैंड है, बहुत अच्छी खेती कही जाएगी, जहां पर हर एक साल खेती की जाएगी। यानी कि हम अगर उर्वरता के हिसाब से देखेंगे तो पोलज शायद सबसे अच्छी जमीन रही होगी।
दूसरा द सेकेंड इज परती। कौन सी है? परती। यहां पर 2 साल में एक बार खेती की जाएगी, तो याद रखिएगा पोलज हो गई, दूसरी हो गई परती हो गई। द थर्ड इज चाचर। कौन सी है? चाचर। वंस इन 3 और 4 ईयर्स, यानी कि 3 या 4 साल में एक बार खेती की जाएगी। एंड द लास्ट इज बंजर। वंस इन अ 5 ईयर और मोर, यानी कि 5 साल में या इससे अधिक समय में भी खेती की जा सकती थी जब वो कृषि योग्य होती। तो ये पोलज, परती, चाचर और बंजर, ये 4 प्रकार की जमीनों में डिवाइड किया गया था। अब हम बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने अपनी एक प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अंडर द सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज हैव अ रैंक, कह सकते हैं असाइंड रैंक या हैव अ रैंक। क्यों है? उसके पास एक रैंक असाइन है। अब जात और सवार, समझेंगे इस बात। जात और सवार, जात और सवार के मतलब बेसिकली मनसब की बात हो गई यहां पर कि किसको कितना बड़ा मनसब दिया जाए। जो राज परिवार के लोग होते थे उनको बड़े मनसब मिलते थे, और जो बाहर के लोग होते थे उनको मोस्टली छोटे मनसब दिए जाते थे। प्रत्येक अधिकारी को एक रैंक सौंपा जाता था और वो रैंक क्या कहलाता था? मनसब। तो जात सवार मतलब समझ गया ना कि घोड़ा कितने मिलेंगे उसको, घुड़सवार कितने मिलेंगे, कितना बड़ा एरिया होगा। ये एक व्यवस्था उसने चलाई जो कि मनसबदारी सिस्टम कहलाया गया। ठीक है, अब मनसबदारी के बारे में कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। जो रैंक है उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जात और सवार। हमने बता दिया घोड़ा कितने हैं उसके पास और घुड़सवार कितने हैं, ये व्यवस्था थी। लोएस्ट रैंक वाज 10, यानी कि 10 का सबसे कम का मनसब दिया जाता था। एंड द हाईएस्ट वाज 5000, और जो मैक्सिमम जो सबसे उच्च मनसब दिया जाता था वो 5000 तक का मनसब दिया जाता था। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। द नवरत्न इंक्लूड राजा टोडरमल। अब अगर अकबर के नवरत्न की बात करेंगे, कौन कौन थे? राजा टोडरमल थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल रहीम खान खाना थे, मुल्ला 2 पियाजा थे, राजा मानसिंह थे और फकीर अजीजुद्दीन थे। ये अकबर के 9 रत्न शामिल थे। तो आप लोगों को ये 9 रत्न याद रखने हैं, जिसमें कुछ 2-4 नाम जरूर याद रखिएगा। एक तो तानसेन का नाम याद रखिएगा, मुल्ला 2 पियाजा का नाम बहुत पूछा जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना और फैजी, इनके नाम अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को नवरत्न के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच बेसिकली अगर बात करते हैं, एक यात्री है। इन 1585 वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट, यानी कि अकबर के दरबार में रॉल्फ फिच ने यहां पर विजिट किया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए अकबर के समय में किसने विजिट किया, कौन आया, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉल्फ फिच। और रॉल्फ फिच कौन था? एक अंग्रेज यात्री माना जाता है। अब यहां पर अकबर ने एक बहुत प्रसिद्ध दरवाजा भी बनवाया था। बुलंद दरवाजा वाज द कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात इन 1572, यानी कि गुजरात पर जब अकबर ने अभियान किया तो इस गुजरात अभियान के दौरान 2 खासियत हैं याद रखने वाली। एक तो फास्टेस्ट कैंपेन है, यानी कि सबसे तीव्र अभियान है। दूसरा, इन दिस कैंपेन अकबर सा फर्स्ट टाइम सी, यानी कि इसी अभियान में अकबर ने पहली बार समंदर को देखा। यह बात क्लियर होनी चाहिए, पहली बार अकबर ने समंदर को किस अभियान के दौरान देखा? गुजरात अभियान के दौरान, और सबसे तीव्र गति से किया गया अभियान था। इसी अभियान में जब जीत गया अकबर तो उसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में इस गुजरात अभियान की याद में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुलसीदास ऑल्सो लिव्स ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड, यानी कि तुलसीदास भी अकबर के दरबार में ही रहा करते थे। बीरबल वाज किल्ड, अब यहां पर बीरबल की बात की गई है। बीरबल वाज किल्ड इन द बैटल विद यूसुफ ट्राइब,
यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाए बीरबल की मृत्यु, पूछा भी गया है एग्जाम में, बीरबल की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, तो आपका आंसर क्या होगा, यूसुफ जाई कबीले के द्वारा, यूसुफ जाई कबीले के अभियान के द्वारा। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने अकबर के बहुत सारे पॉइंट अभी देखे हैं, इनमें 2-3 देखिए नवरत्न में सारे अगर नहीं याद हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, जो मैंने नाम लिए हैं उनके जरूर आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। अब अकबर के कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मालवा इन 1561 डिफीटिंग बाज बहादुर, यानी कि मालवा के युद्ध में जो मालवा का राजा था बाज बहादुर, उसको अकबर के द्वारा पराजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर है गढ़कटंगा। गढ़कटंगा का जो राजा है रूल्ड बाय रानी दुर्गावती, तो यानी कि दुर्गावती द्वारा जो शासित था, यहां पर भी अकबर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट इसके महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करते हैं, चित्तौड़। चित्तौड़ को अकबर ने 1568 में जीता था। फिर रणथंबोर के बारे में बात करते हैं, रणथंबोर 1569 में, और उसके बाद में गुजरात की बात हम कर ही चुके हैं 1572 में। यह अभियान ज़्यादातर पूछा जाता है किसकी याद में बुलंद दरवाजा बनवाया, तो आप कह सकते हैं गुजरात अभियान की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ है, और इस युद्ध को हम लोग कह सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। क्या कह सकते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। यह हल्दी घाटी का युद्ध कह सकते हैं हम लोग, मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत स्टेट्स सरेंडर टू अकबर, द राणा बाज मेवाड़ continued to confront the event through they were defeated several times। यानी कि अधिकांश राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप ने कई बार जो थे पराजित भी हुए थे, लेकिन उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आप सारे लोग याद रखें, कम से कम 1576 तो आपको याद ही रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में और भी देख लेते हैं। मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा मान सिंह, यानी कि मुगलों की तरफ से जो सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं वो कौन है, राजा मान सिंह है। अब राजा मान सिंह के साथ में लड़ा कौन, राणा प्रताप। तो आप देख सकते हैं डिफीटेड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, यानी कि इसमें जो मुगलों की फौज है उसने क्या किया है, राणा प्रताप को पराजित कर दिया और राणा प्रताप इसमें पराजित हो जाते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की, जो कि हुमायूं के समकक्ष है। अब हुमायूं के समकक्ष है, हमने जब हुमायूं पढ़ाया था तो वहां पर बताया था 2 युद्ध थे। एक 1539 में युद्ध हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं चौसा, बैटल ऑफ चौसा। दूसरा 15 अगर हम बात करेंगे 1540, तो 1540 में एक युद्ध हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। ये बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम की जब बात की है तो यहां पर फाइनली चौसा में आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा शेर खान टेक द टाइटल ऑफ शेर शाह। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, अपने भाइयों की मदद ली और भाइयों की सहायता से फिर से अटैक किया शेर खां के ऊपर, और इसमें फाइनली शेर शाह डिफीटेड टू हुमायूं, और यहां पर 1540 से 1545 के बीच में शेर शाह सूरी इस भारत की गद्दी पर शासन करता है। हिज चाइल्डहुड नेम वाज फरीद, ये अक्सर पूछा जाता है शेर शाह के बचपन का क्या नाम है, फरीद। हिज फादर्स नेम वाज हसन, हसन भी लिखा हुआ मिलता है, बहुत जगह आपको हसने लिखा हुआ भी मिलेगा, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। हसन वाज इक्तादार ऑफ सासाराम, हसन कौन है, इक्तादार कह सकते हैं, सूबेदार कह सकते हैं, कहाँ के, बिहार के सासाराम के एक सूबेदार ये माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि फरीद वेंट टू सर्विस ऑफ बहार खान लोहानी द गवर्नर ऑफ साउथ बिहार हु गेव हिम द टाइटल ऑफ शेर खान। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अपने पिता के द्वारा इसको एक जगह एक सर्विस में रखवाया गया, नौकरी पे रखवाया गया,
और वो कौन थे? बहार खां लोहानी। ये बहार खां लोहानी कौन थे? दक्षिण बिहार के सूबेदार कह सकते हैं, इक़्तिदार भी कह सकते हैं, राज्यपाल भी कह सकते हैं। उनकी सेवा में गया और वहाँ पर इसने एक शेर को मारा शिकार खेलते समय। जब शेर को मारा तो उनके द्वारा, बहार खां लोहानी के द्वारा, इसको फरीद को टाइटल दिया गया शेर खान। तो फरीद से क्या बन गया? ये शेर खान बन गया। आगे देखते हैं हम लोग। शेर शाह इस्टेब्लिश्ड अ हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। शेर शाह ने हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की, यानी कि जो एक बहुत ही उम्दा केंद्रीकृत सरकार थी, उसकी स्थापना की। शेर शाह का एक टाइटल भी है, शेर शाह टेक्स द टाइटल ऑफ हजरत ए आला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इसकी टाइटल कौन सा है? हजरत ए आला। इसने एक उपाधि भी धारण की है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं जीटी रोड। क्या बोलते हैं? जीटी रोड। बेसिकली ही बिल्ड द सड़क ए आजम। अगर कभी आपसे पूछा जाए जीटी रोड का पहले नाम क्या था, तो अर्लियर नेम ऑफ जीटी रोड वाज सड़क ए आजम, बिकम नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जीटी रोड का पूरा नाम क्या हो गया? ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। कहां से कहां तक बनी थी? स्टार्ट फ्रॉम सोनारगांव, सोनोरगांव नाउ इन बांग्लादेश टू पेशावर। पेशावर तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का एरिया है। तो ये शुरुआती दौर में कहां से कहां तक बनाई गई? बांग्लादेश के सोनारगांव से लेकर के पेशावर तक इसका निर्माण कराया गया। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? सड़क ए आजम, और इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। दूसरी बिल्डिंग इसने, ही बिल्ड द पुराना किला इन न्यू दिल्ली, यानी कि इसने दिल्ली में एक पुराने किले का भी निर्माण कराया गया। नेक्स्ट देखते हैं शेर शाह के बारे में। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ चौसा, शेर खान ऑर्गेनाइज्ड हिज कोरोनेट सेरेमनी एंड अडॉप्ट द टाइटल ऑफ शेर शाह। यानी कि हमने देखा फरीद से बना शेर खां और शेर खां से बन गया शेर शाह। तो कभी भी अगर आपसे यह पूछा जाए किस युद्ध के बाद में इसने शेर शाह का टाइटल लिया, तो आपका आंसर क्या होगा? चौसा के युद्ध बाद में इसने शेर शाह का टाइटल ग्रहण किया। अब इसके द्वारा एक सिक्का भी चलाया गया। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर क्वाइन विच वाज फेमस एज अ रुपया। इसने एक चांदी का सिक्का चलाया, उस चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? रुपया, उसको नाम दिया गया। तो ये भी शेर शाह के नाम से एक अचीवमेंट जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मलिक मोहम्मद जायसी कंप्लीटेड हिज पद्मावत ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की वो किसके समय में की? शेर शाह के समय में की। और शेर शाह का एक कोर्ट हिस्टोरियन, इनका दरबारी इतिहासकार था, उसका नाम था अब्बास खां शेरवानी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है कि अब्बास खां शेरवानी जो थे किसके दरबारी इतिहासकार थे? तो आपका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी के। नेक्स्ट देख सकते हैं, ही बिल्ट पुराना किला है दिल्ली, ये बात हम कर चुके हैं। अब इनकी डेथ के बारे में बात करते हैं। डेथ है 22 मई 1545। अब डेथ हुई कैसे, यहां पर समझना है आपको। देखिए, एक जगह है कलिंजर जहां पर एक फोर्ट है। उस फोर्ट को जीतने के लिए शेर शाह गया, और शेर शाह जब गया तो किले की दीवार को तोड़ने के लिए उसने तोप के गोले से तोप चलवाई उस पर, और गोला जो था वो तोप किले की दीवार से लड़ा, और वापस आकर के जहां पर शेर शाह खड़ा होता है वहां पर बारूद का ढेर भी होता है, उसके ऊपर आकर के वो तोप का गोला गिरता है और शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो कभी अगर आपसे यह पूछा जाए कैसे मृत्यु हुई, तो आप कह सकते हैं कलिंजर अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उसका मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? सासाराम में एक कृत्रिम झील के अंदर इसका मकबरा निर्मित है। तो मकबरा सभी के याद होने चाहिए। देखिए, बाबर का अगर पूछा जाएगा तो काबुल, हुमायूं का पूछा जाएगा तो दिल्ली, अकबर का पूछा जाएगा तो सिकंदरा। तो हमने आज अकबर के बारे में डिटेल में देखा और सारी चीज़ें पढ़ी, उनके युद्ध अभियान भी पढ़े, उनके बहुत सारी रिलीजियस पॉलिसीज़ को भी पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड थे। अब अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन मुगल के बारे में पूछा जाए तो मुगलों में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं अभी तक तो वो अकबर से ही बनते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे नए सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।